जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है वो पढ़ा रहा हूँ। और जो हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, आप सभी को पता है इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 1 कल कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। एमसीक्यू की क्लासेस भी चल रही हैं एनसीईआरटी की। राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है। स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार को जो मुद्रा प्राप्त होती है वह किस कोष में जमा करती है सरकार, तो ये जमा करती है सार्वजनिक लेखा निधि में। क्लियर, सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है, तो भारत में मुद्रास्फीति मापन के लिए जो सबसे लोकप्रिय माप है वह है उपभोक्ता मूल्य सूचांक, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में जो गिरावट आती है उसे हम मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन कहा जाता है। फिर से समझिए डिफ्लेशन किसे कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए और कीमत में गिरावट हो जाए, मतलब सप्लाई अधिक हो जाए और डिमांड घट जाए, कीमत में गिरावट होगी, तो उस कंडीशन को हम डिफ्लेशन कहते हैं। क्लियर। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपका प्रारंभ किया गया था। अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम आधार दर या फिर बेस रेट कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचांक की गणना किस आधार पर की जाती है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के कीमतों के आधार पर की जाती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है, तो ये आपका उपभोक्ता कीमत सूचांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई जो भत्ता होती है जिसे हम डीए कहते हैं, उसका जो निर्धारण है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर निर्धारित होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा संकलित किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचांक होलसेल प्राइस इंडेक्स, किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचांक जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसका आधार वर्ष 2004 और 5 से बदलकर 2011-12 किया गया था, तो सौमित्र चौधरी समिति के आधार पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका आधार ईयर मतलब बेस ईयर 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। वस्तुओं की थोक कीमत सूचांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अभिजीत सेन को। किसको बनाया गया था, अभिजीत सेन को। विदेशी वाणिज्य उधारी जिसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को कौन विनियमित करता है, तो इसको विनियमित कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को
विनियमित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? अगर बैंक दर को कम कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बाजार की तरलता बढ़ जाती है अगर बैंक दर कम कर दिया जाए तो। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर जो बेस रेट है आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया था। तो यहाँ बोल रहा है कि जो MCLR है उसको आधार जो बेस रेट था वह वर्ष 2016 कर दिया है। क्लियर? आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों जिसे कमर्शियल बैंक कहते हैं कुल जमा एवं आरक्षित राशि का कितना निर्धारित भाग कहलाता है? तो जो कुल उसे हम नकद निकद अनुपात कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास कमर्शियल बैंक की कुल जमा का एवं आरक्षित राशि का जो भाग होता है उसे हम CRR कहते हैं। आगे बात करते हैं वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वह क्या कहलाती है? तो उसे हम रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। क्लियर? बैंकों को अपने रोकड़ शेष या कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR हम किसे कहते हैं? जब बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है तो उसे हम SLR कहते हैं। वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हा समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हा समिति ने यह सुझाव दिया था कि सांविधिक तरलता अनुपात जिसे SLR कहते हैं और नकद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कहते हैं उसे कम करने को नरसिम्हा समिति ने CRR और SLR को कम करने का सुझाव दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या तात्पर्य या क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगर CRR में वृद्धि कर जाती है तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं वह मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति समिति जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधित्व होते हैं और अन्य जो 3 सदस्य होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील हो, वेरिएबल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम फ्लोटिंग दर ऋण या फिर फ्लोटिंग रेट लोन कहते हैं। तो फ्लोटिंग रेट लोन किसे कहते हैं? वह ऋण जिसके ब्याज की दरें वेरिएबल हो उसे हम फ्लोटिंग रेट लोन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, तो देखिए अगर उत्पादक है तो उसके लिए मुद्रास्फीति है और मुद्रा संकुचन। तो अगर उत्पादक है तो उसको लाभ होगा मुद्रास्फीति में और मुद्रा संकुचन में उसको हानि होगी। उपभोक्ता है तो मुद्रास्फीति में उसको हानि होगी और इसमें उसको लाभ होगा। अगर श्रेणी है तो उसको लाभ होगी मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में उसको हानि होगी। ऐसे ही ऋणदाता को हानि होगी इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में लाभ होगा। निर्यात में कमी और इसमें वृद्धि होगी, आयात में वृद्धि और इसमें कमी, सार्वजनिक बचत
कमी वृद्धि, ये इन्फ्लेशन है, ये डिफ्लेशन है। सार्वजनिक व्यय में इसमें वृद्धि होगी और इसमें कमी होगी। स्थिर आयु समूह में हानि होगा इन्फ्लेशन में, लाभ होगा डिफ्लेशन में। परिवर्तनशील आयु समूह में लाभ होगा और इसको हानि होगी। व्यापारी वर्ग को इन्फ्लेशन में लाभ, डिफ्लेशन में हानि, और जो पेंशन भोगी हैं उन्हें इन्फ्लेशन में हानि होता है, डिफ्लेशन में उन्हें लाभ होता है। क्लियर? CRR तथा SLR, CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से रिजर्व रेशियो अथवा RBI का नीतिगत अनुपात, पॉलिसी रेशियो भी कहा जाता है। तो पॉलिसी रेशियो या रिजर्व रेशियो ये किसे कहा जाता है? CRR और SLR को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से किस चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या चीज़ें सही होती हैं और क्या चीज़ें गलत होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बेस रेट क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, SLR CRR के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टेट प्रोविडेंट फंड क्या होता है। फिर मैंने आपको रेपो रेट के बारे में बताया था कल की क्लास में। फिर हमने कमर्शियल बैंक, SLR, CRR, CPI, ये सारी चीज़, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। रिसेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपने क्वेश्चन को आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।